स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी हर खबर की पूरी पड़ताल। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे हर एक अपडेट, होगी हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहने वाली है हम सभी की निगाह, सबसे पहले उन खबरों से करते हैं आपका रूबरू, जिसमें सबसे प्रमुख खबर होगी अब से कुछ देर पहले आई बड़ी खबर की, जिसमें आपको बता दें कि शीश महल आ चुका है और शीश महल का ये वीडियो पूरा सामने आया है। इस वीडियो में कई सारी चीजें नजर आ रही हैं और ये वीडियो आपको दिखाएंगे आगे जब विस्तार से इस खबर को लेकर बात करेंगे कि आखिर क्या है आम आदमी का ये शीश महल, क्या वाकई ये आम आदमी का है। इसके साथ ही जो दूसरी खबर है वो होगी संसद भवन से जुड़ी हुई। जी हां, पैसों की बर्बादी पर क्या विराम लग पाएगा, ये हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। तो वहीं तीसरी खबर होगी संभल से जुड़ी हुई, जहां तमंचे और कारतूस मिले हैं। पुलिस लगातार तलाशी अभियान चला रही है और इस बीच में तमंचे और कारतूस मिले हैं, लेकिन ये तमंचे और कारतूस आखिर है किसके घर से मिले हैं वो विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं न्यूज पंच की। तो न्यूज पंच की प्रमुख खबर के साथ कर लेते हैं शुरुआत। जी हां, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है शीश महल की और ये शीश महल आवास की तस्वीरें पहली बार अब सामने आ चुकी हैं, जिसे लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 7 स्टार बंगला इसको बता दिया है। साथ ही सीएम आवास को लेकर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, पर आज डीडी न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे पूरी सच्चाई कि आखिर क्या वाकई शीश महल है दिल्ली सीएम आवास। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद आप खुद तय कीजिएगा कि ये आम आदमी का शीश महल है या फिर सीएम आवास। ये देखिए पूरी वीडियो आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, किसी 7 स्टार रिजॉर्ट से कम नहीं है ये आम आदमी का शीश महल। ये वही शीश महल है जो लगातार चर्चाओं में बना है, खबरों में बना रहा है और ये शीश महल का जिम एरिया है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो वॉल के जरिए, ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जिम एरिया है इस शीश महल का और इसके साथ ही और इस शीश महल में क्या क्या चीजें हैं वो आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। तो ये तो जिम एरिया होगा शीश महल का। हालांकि इसको लेकर कई तरीके के आरोप, पर्दों को लेकर आरोप लगे रहे कि लाखों के पर्दे इस शीश महल में लगाए गए हैं। इसके साथ ही टॉयलेट सीट को लेकर के कई तरीके की चीजें इसमें सामने आई। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का ये जो शीश महल है ये दरअसल मुख्यमंत्री का आवास था। पहले अरविंद केजरीवाल यहाँ रहते थे और उसके बाद में ये चर्चाओं में बना रहा और अब ये आवास खाली होने के बाद में इसका एक वीडियो सामने आ गया है, जिसको बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया है। और बीजेपी की तरफ से ट्वीट करने के साथ ही ये कहा गया कि ये जो पूरा वीडियो है वो 7 स्टार होटल से कम नहीं है, एक लग्जरी होटल है और अरविंद केजरीवाल का पहली बार ये वीडियो सामने आया है। इसके साथ ही वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के इस लग्जरी घर का ये पूरा वीडियो साझा किया है और इस वीडियो में को साथ में साझा करते हुए उन्होंने कहा है कि ये 7 स्टार से कम नहीं है। अंदर का नजारा कैसा है वो हमने आपको दिखाया, क्योंकि 7 स्टार से वाकई ये कम नहीं लग रहा है। रिजॉर्ट की तरह इसका निर्माण कराया गया है, जनता के पैसे खाकर अपने लिए 7 स्टार रिजॉर्ट का निर्माण कराया गया, ये आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बीजेपी ऐसा कह रही है। इसके साथ ही मार्बल ग्रेनाइट लाइटिंग पर भी खर्च किए गए हैं 1.9 करोड़ रुपए। जो टैक्स का पैसा दिल्ली वालों का जमा होता है उस पैसे का खर्चा यहां किया गया। इंस्टॉलेशन सिविल वर्क पर भी 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करते हैं। साथ ही जिम, स्पा इक्विपमेंट्स एंड फिटिंग्स की लागत भी 1-2 नहीं बल्कि 35 लाख रुपए है। सोचिए, आम आदमी जो 1 लाख के बारे में भी नहीं सोचता, वहां 35 लाख रुपए खर्च किए गए। कुल लागत 3.75 करोड़ रुपए इस पूरे की आई है। अब केजरीवाल कैसे दिल्ली के टैक्स पेयर्स की कमाई लूटते रहे, ये इस वीडियो में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नजर आता है। सरकारी घर, गाड़ी, सुरक्षा ना लेने का वादा किया गया था सत्ता में आने से पहले कि मैं कोई सरकारी घर नहीं लूंगा, कोई गाड़ी से नहीं चलूंगा, आम आदमी हूं, आम आदमी की तरह रहूंगा। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं पूरे दावे फेक नजर आते हैं। ऐसे में सवाल यही उठते हैं कि आखिर इतने पैसे में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ई रिक्शा भी आज की तारीख में नहीं खरीद पा रहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल किस तरीके से एक बड़ा बंगला तैयार किया गया, उसमें किस तरीके से रिनोवेशन कराया गया,
ये तमाम चीजें नजर आती हैं। ये वीडियो में हमने आपको दिखाया जहां जिस पर लाखों रुपए खर्च किए गए और बीजेपी कह रही है कि ये सीएम आवास नहीं बल्कि 7 स्टार रिजॉर्ट है। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने वीडियो जारी किया है और इस वीडियो जारी करते हुए सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहना है उनका, वो आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री आवास का बंगला नहीं, ये म्यूजियम है करप्शन का, जो दिल्ली की जनता के लिए खोलना चाहिए। मैं चुनौती देता हूँ अरविंद केजरीवाल, आप इस महल के दरवाजे खोलिए और दिल्ली की जनता को कहे कि आके देखो कैसे मैंने आपको बेवकूफ बना के अपनी अय्याशी का सामान जुटाया है। कौन मुख्यमंत्री ऐसा करता है ये कि मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा रहा हूं। और इस तरह की अय्याशी, ये जो जाकूजी बात बता रहे हैं, ये तो 5 स्टार होटल में भी नहीं होता। तो अरविंद केजरीवाल ने शराब की काली कमाई, जल बोर्ड का घोटाला या ये घोटालों की सरकार, पूरी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को शर्मसार करने का काम किया। जाकूजी, लाइटिंग, इसमें वो सब चीजें हैं जो 7 स्टार रिसोर्ट या होटल में होती हैं। अरविंद केजरीवाल, घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, ये है वीडियो तुम्हारी काली कमाई का सच। और अब समझ में भी आता है कि क्यों छोड़ दो, माइक छोड़ दो। ये अकेले एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं पूरे हिंदुस्तान में जो अपना घर जनता को दिखाने से डरते थे। तो बिल्कुल कहा जा रहा है कि ऐसे मुख्यमंत्री जो अपना घर जनता को दिखाने से डरते हैं, लेकिन अब इस घर की पूरी तस्वीर हम सभी के सामने है और अब आप तय कीजिएगा कि वाकई ये सीएम आवास है या फिर एक शीश महल या 7 स्टार रिजॉर्ट है ये। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी निशांत राय इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। निशांत, जिसे बीजेपी 7 स्टार रिजॉर्ट बता रही है, उस रिजॉर्ट की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों के साथ साझा की हैं। कई सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं क्योंकि रिजॉर्ट में जब रिनोवेशन का काम किया गया तो उस वक्त कई सारी खबरें निकलकर सामने आई और कई सारे आरोप भी लगे। अब पूरी तस्वीर जनता के सामने है। देखिए, सवाल इसलिए उठता है कि अरविंद केजरीवाल से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी। जिस तरीके से वो आंदोलन करके दिल्ली की सत्ता पर आए और जिस राजनीति की वो बात किया करते थे, उस राजनीति के विपरीत जाकर कथनी और करनी में पूरी तरीके से फ़र्क नज़र उनका सामने आने लगा है। और ये जो शीश महल है, ये दिखलाता है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से क्या कहा और उन्होंने अपने लिए क्या किया। बीजेपी जरूर एक राजनीतिक दल है, अरविंद केजरीवाल को इस मुद्दे पर घेर रही है, लेकिन तमाम टैक्स पेयर भी इस बात को देख रहे हैं कि उनके टैक्स का पैसा जो दिल्ली के तमाम विकास कार्य और अरविंद केजरीवाल लगातार विधानसभा में केंद्र सरकार से फंड ना मिलने का मुद्दा उठाते रहे हैं, ऐसे में एक बड़ी संख्या में जो रुपया है उसको लगाया गया है केवल एक घर में जकूजी जैसी सुविधा अरविंद केजरीवाल अपने आवास पर ले रहे थे। और अब अरविंद केजरीवाल ने हालांकि कुछ दिनों पहले इस पर चुप्पी तोड़ी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें शीश महल से कोई लगाव नहीं है। वो जेल में गए और जेल से बाहर आने के बाद से उन्होंने शीश महल को छोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ नैतिकता ये होती है कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से शीश महल पर जब घेरा गया था तब भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। हालांकि जब जेल में उनको फटकार लगी थी उसके बाद से उनका इस्तीफा हुआ। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की जनता का इतना बड़ा पैसा आपने केवल अपनी रहने की सुविधाओं के लिए लगा दिया है। और आप जिस राजनीति की बात करके आए हैं, जिन तमाम राजनीतिक दलों को आप कटघरे में खड़ा करते थे, जिन राजनेताओं को आप कटघरे में खड़ा करते थे, आप उनसे 2 कदम आगे निकलकर केवल अपनी सुविधाओं पर ध्यान देने लगे और उसके बावजूद आप फिर से उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं। तो ऐसे में कथनी और करनी में अरविंद केजरीवाल की फर्क साफ नजर आ रहा है, जिसको एक राजनीतिक दल होने के नाते बीजेपी जरूर उठा रही है। लेकिन ये चिंता का विषय है कि भारतीय राजनीति में अगर अरविंद केजरीवाल जैसे पढ़े लिखे नेता इस कदर कार्य करेंगे तो जनता किस पर विश्वास करेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सवाल लगातार यही उठ रहा है कि एक तरफ तो वादा किया था सत्ता में आने से पहले
कि हम ना गाड़ी लेंगे, ना सरकारी बंगला लेंगे और आम आदमी की तरह जिएंगे सत्ता में आने के बाद भी। लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर, यानी कि वो जो तमाम दावे किए गए थे सत्ता में आने से पहले, वो सारे खोखले साबित होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ चलिए अब न्यूज पंच में अगली अहम खबर का रुख कर लेते हैं, जो है संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई। जी हाँ, संसद में शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन है, लेकिन पक्ष विपक्ष का गतिरोध है जो खत्म नहीं हो रहा। 25 नवंबर से सत्र की शुरुआत हुई थी और 10 दिन की कार्रवाई में केवल और केवल हंगामा ही नजर आया। जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। हर रोज अलग अलग मुद्दों पर पक्ष विपक्ष का गतिरोध देखने को मिला। आज की अगर हम बात करें तो संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे, जिसका उद्देश्य सदन में जारी इस गतिरोध को खत्म करना है। पर सवाल यही है कि क्या ये गतिरोध खत्म हो पाएगा, क्योंकि पिछले 11 दिनों से लगातार गतिरोध बरकरार है और इस गतिरोध में किस तरीके की चीजें नजर आ रही हैं उस पर एक बार ग्राफिक्स के जरिए हम नजर डाल लेते हैं, क्योंकि लगातार ये गतिरोध हो रहा है और हर रोज एक एक नया मुद्दा उठाया जा रहा है। और आज की अगर हम बात करें तो सभापति ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक के जरिए कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष में समन्वय बिठाने की कोशिश होगी। पक्ष विपक्ष के नेताओं से कल भी राज्यसभा सभापति ने मुलाकात की थी और ये कोशिश रही कि आखिर जो सुचारू रूप से कामकाज है संसद का वो चल सके। इससे पहले भी हमने देखा है कि बैठक पहले भी हो चुकी है, एक बार और ये बैठक हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कामकाज कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा। लोकसभा अध्यक्ष ने तमाम राजनीतिक दलों के साथ ये बैठक की थी, तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो सीधे तौर पर गतिरोध लगातार बना हुआ है। बैठक में संसद के सुचारू संचालन पर सहमति, लेकिन सवाल यही कि क्या ये गतिरोध खत्म होगा। संसद की लड़ाई जो है वो सोरोस पर आ चुकी है, क्योंकि एक नया मुद्दा लगातार जो विपक्ष के नेता हैं वो उठा रहे हैं और अब सोरोस का ये नया मुद्दा उठ चुका है। दरअसल सोरोस के मुद्दे पर संसद भवन में बवाल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। सोरोस का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस में सोरोस के मुद्दे पर अब आमने सामने की लड़ाई है और घमासान की तस्वीरें हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं। लेकिन घूम फिर के सवाल वही आता है कि आखिर क्या गतिरोध खत्म होगा। भाजपा ने विदेशी फंडिंग को लेकर कांग्रेस को घेरा है सोरोस के मामले को लेकर के, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोनिया के कनेक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं। पर क्या ये गतिरोध खत्म होगा, क्योंकि कभी अडानी का मुद्दा उठता है तो कभी सोरोस का मुद्दा, लेकिन जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे नजर आते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर संसद भवन की जो ये कार्रवाई होती है उसमें हर रोज के हिसाब से कितना खर्च होता है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल करीब हर मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होने का ये अनुमान है कि संसद की जो कार्यवाही चलती है उसमें हर एक मिनट में 2.5 करोड़ रुपए खर्च होता है, 2.5 लाख रुपए खर्च होता है 1 घंटे। और वहीं इसके साथ ही करीब हर मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होने का ये अनुमान जताया गया है। टोटल खर्चा कैसे निकला है वो भी आपको बताते हैं। कैसे खर्च होता है ये पैसा, दरअसल सांसदों के वेतन के रूप में ये पैसा खर्च होता है, जो 2.5 लाख रुपए का जो हिसाब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सांसदों का वेतन जाता है, संसद सचिवालय के कर्मचारियों के हिसाब उनका भी वेतन जाता है, तो जितने लोग वहां पर उस दौरान काम करते हैं हर मिनट के हिसाब से 2.5 लाख रुपए खर्च होता है। सत्र के दौरान सांसदों की सुविधाओं पर होने वाला खर्च, क्योंकि कई सारी सुविधाएं जो हैं वो सांसदों को दी जाती हैं, सांसदों के वेतन के रूप में ये पैसा खर्च होता है, जो 2.5 लाख रुपए हम आप तक बता रहे हैं। इसके साथ ही सांसदों का वेतन कितना होता है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 1 लाख रुपए सांसदों का हर महीने का वेतन है जो जाता है सांसदों को। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के रूप में 70,000 रुपए हर महीने के रूप में हर महीने दिए जाते हैं सांसदों को। कार्यालय खर्च के लिए 60,000 रुपए हर महीने सांसदों को दिए जाते हैं, उनके जहां जहां पर कार्यालय हैं वहां पर कामकाज के लिए। दिल्ली में रहने, भोजन और अन्य खर्चों के लिए 2,000 रुपए हर रोज का हिसाब ये दिया जाता है, हर रोज 2,000 रुपए। इसके साथ ही संसद में एक कार्यकाल पूरा करने के बाद में 25,000 रुपए हर महीने पेंशन के रूप में भी दी जाती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सांसदों का वेतन और जो वहां पर कामकाज करते हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका वेतन, सब कुछ मिलाकर हर मिनट जो कार्रवाई होती है संसद भवन की उसमें करीब 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। लेकिन ये खर्चे का जो पैसा है वो कहां से आता है ये भी सवाल है, क्योंकि आप और हम जो टैक्स पेयर हैं और अपने टैक्स का पैसा जो है जमा करते हैं कमाई के बाद में, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं।
जो टैक्स का पैसा हम जमा करते हैं वही टैक्स का पैसा इस तरीके से यूज होता है, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारे पैसे का दुरुपयोग और हमारे पैसे की बर्बादी। इस पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे संवाददाता ऋषि इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ऋषि, सवाल लगातार यही है, एक तो गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी तरफ जनता के पैसे कहीं ना कहीं पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। हर रोज कार्रवाई हो रही है, 11वां दिन है आज शीतकालीन सत्र का, लेकिन कामकाज बिल्कुल नहीं, ना ही जनता से जुड़े हुए मुद्दे सदन में उठ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से शीतकालीन सत्र में जैसे कि हम जानते हैं कि जो विधायी कार्य थे उसका अगर हम कहें कि 11 दिन बर्बाद हो चुके हैं, यानी कि आधे के करीब, आधे से भी कुछ दिन अधिक का समय बर्बाद हो चुका है। ऐसे में जो सरकार ने तमाम एजेंडा रखा था जिसमें कि विधेयकों को पारित कराने का, वो सिर्फ पिछले सप्ताह ही कुछ कामकाज हो पाया और इससे पहले के सप्ताह में तो कुछ कामकाज हो ही नहीं पाया। सिर्फ कुछ पत्रों को टेबल किया जाना, प्रश्नकाल चलाने की कोशिश होना और चर्चा के माध्यम से अगर हम देखें तो चर्चा अभी तक सदन में किसी भी मुद्दे पर नहीं हो पाई है। एक सहमति बनी थी जिसमें कि लग रहा था कि संसद के सदन में कामकाज को आगे बढ़ाने में अब विपक्ष कुछ गंभीर है, जिसमें यह तय किया गया था कि पहले चर्चा इस बात की कर ली जाए जिस तरीके से संविधान दिवस को लेकर जो बातें थी कि उस पर चर्चा होनी चाहिए, तो दो दिन का समय मुकर्रर किया गया राज्यसभा और लोकसभा के लिए। उस समय विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने की भी सरकार ने कहा था कि इन्हें भी हमें जो प्रायोरिटी के आधार पर जो हमारे विधेयक है उनको आगे रखना है, और विपक्ष ने उस पर सहमति दी। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि ये तीसरा सप्ताह में सोमवार से यानी कि कल से पहले दिन ही जो हंगामा और शोर शराबा देखने को मिला, उससे चिंताएं अब एक बार बढ़ रही हैं कि क्या ये सप्ताह भी जो समय की बर्बादी है उसकी भेंट चढ़ सकता है। जैसे कि आपने भी बताया कि हर मिनट का जो खर्चा है वो 2.5 लाख के करीब है, और एक घंटे का अगर हम देखें तो करीब करीब 1.5 करोड़ के आसपास का ये खर्चा आ जाता है। ये जो जनता के पैसे की गाड़ी कमाई है उसका अगर दुरुपयोग होता है तो निश्चित तौर से संसदीय परंपराओं के हिसाब से उचित नहीं कहा जा सकता है। सभापति ने आज एक बार फिर से बैठक बुलाई है 10:30 बजे, जिसमें कि खासतौर से राज्यसभा में जो कल स्थिति बनी उसके बाद वो चाहते हैं कि ये डेडलॉक टूटे और कम से कम कामकाज को आगे बढ़ाने में। लेकिन ऋषि, इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि ये बैठक इससे पहले भी बुलाई गई है, इससे पहले भी बैठक बुलाई गई है और पक्ष विपक्ष के नेताओं को बिठा करके ये समझाने की कोशिश हुई है कि भाई गतिरोध को आप खत्म कर दीजिए और जो संसद का कामकाज है उसे सुचारू रूप से चलने दीजिए, चर्चा में शामिल होइए लेकिन हंगामा ना कीजिए। ये गतिरोध को लेकर बैठक पहले भी हुई और आज फिर बैठक है, पर गतिरोध खत्म नहीं हो रहा। नहीं, देखिए, गतिरोध को लेकर जो कल प्रयास हुए थे वो अलग अलग पार्टियों के नेताओं के साथ सभापति ने, राज्यसभा के सभापति ने कोशिश की थी। जो सभी दलों के जो फ्लोर लीडर हैं उनके साथ जो बैठक है वो आज ही है जी। कल उन्होंने सदन में जब हाउस एडजॉर्न हुआ था तभी उन्होंने कहा था कि सभी दलों के जो फ्लोर लीडर हैं वो उनके कमरे में आकर मिल लें। तो कल जो मुलाकात हुई थी वो अलग अलग पार्टियों के अलग अलग सांसदों के साथ हुई थी। लेकिन आज की जो बैठक है अब उसमें देखना होगा कि कितने सांसद उसमें पहुंचते हैं। आज की जो है एक तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग कही जा सकती है, क्योंकि इसमें सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर को एक साथ बुलाया है। तो इसमें ये देखना होगा कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके अलग अलग मुद्दे हैं। अब अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी जो है कई मुद्दों पर कांग्रेस के साथ नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने भी कहा है कि वो चर्चा चाहते हैं। पिछले सप्ताह हमने देखा था वो साफ कह रहे थे कि कांग्रेस से अलग मुद्दे रखना चाहते हैं, जबकि वो चर्चा कराए जाने के पक्ष में ज्यादा है। यानी कुल मिलाकर हम देखें जो विपक्ष में तमाम राजनीतिक दल हैं, बैठेंगे तब देखते हैं कि स्थिति क्या बनती है। जी, जो तमाम राजनीतिक दल हैं इस वक्त विपक्ष में, उनके हर दल के अलग अलग मुद्दे हैं जिसको लेकर हंगामा लगातार हो रहा है और सदन का काम सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि संसद का जो कामकाज है वो ढंग से नहीं हो पा रहा है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठ रहे हैं, लेकिन साथ ही टैक्स का जो पैसा हमारा और आपका जमा होता है उस पैसे का बर्बादी कहीं ना कहीं संसद में इस वक्त हो रही है। और सवाल यही है कि क्या गतिरोध खत्म हो पाएगा, संसद का काम सुचारू रूप से चल पाएगा, इस पर नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच वक्त न्यूज पंच में एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर बात करेंगे संभल को लेकर।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं संभल हिंसा को लेकर। जी हां, 24 नवंबर को संभल में हिंसा भड़की थी और आरोपियों की गिरफ्तारी का क्रम भी ऐसे में लगातार जारी है। पुलिस लगातार वहां जा रही है और उपद्रवियों की धरपकड़ के लिए दबिशें भी जा रही है। बीते कल की अगर हम बात करें तो पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें स्मैक, तमंचे, कारतूस, तमाम चीजें बरामद की गई है। दरअसल 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई भी लगातार जारी है और ये सिलसिला जारी है। अभी तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। संभल का विदेश कनेक्शन भी निकलकर सामने आ चुका है, किस तरीके से विदेशी कनेक्शन यहां नजर आया। विदेशी कारतूस पुलिस को वहां से मिले हैं और अब पुलिस ने संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क के मोहल्ले में सर्च ऑपरेशन चलाया है, जिसमें कई संदिग्ध चीजें बीते कल बरामद की गई। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। यूपी पुलिस संभल में किस तरह एक्शन मोड में है, ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। तो फिलहाल ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि कल जो पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था उस दौरान की ये 3 तस्वीरें हैं, जिसमें पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर लगातार निगरानी कर रही है, ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं तमंचा और कारतूस वहां पर बरामद किए गए हैं और तीसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं ड्रोन से लगातार निगरानी पूरे इलाके की जा रही है। बीते कल की अगर हम बात करें तो कुल 13 घरों में ये तलाशी अभियान चलाया गया था और उस तलाशी अभियान की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद रहा। 13 घरों में तलाशी अभियान और 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 घंटे तक ये तलाशी अभियान चलाया है और उसके बाद में जो तमंचे हैं, स्मैक है, ये बरामद की गई है। संभल हिंसा में ताबड़तोड़ लगातार कार्रवाई की जा रही है। संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ एक्शन एक के बाद एक यूपी पुलिस लेती हुई नजर आ रही है। वहीं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के मोहल्ले में ये तलाशी अभियान बीते कल चलाया गया है और जहां पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 13 घरों पर पुलिस ने दबिश दी है। 13 घरों में ये अभियान तलाशी अभियान चलाया गया, जहां पुलिस ने दीपासराय इलाके में 13 घरों में दबिश दी और वहां से कई संदिग्ध सामान जो है वो बरामद किए गए। करीब 3 घंटे तक ये सर्च अभियान चला है। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात रहा। इसके साथ ही सर्च अभियान के साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस भी वहां पर तैनात रही, लगातार ड्रोन के जरिए निगरानी। भारी तादाद में स्मैक, तमंचे, कारतूस समेत कई संदिग्ध सामान इस दौरान 13 घरों से बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही कई लोगों को हिरासत में भी वहां पर लिया गया है। तो लगातार यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है। संभल में जो हिंसा हुई थी उसके बाद में चेकिंग के दौरान 3 दर्जन वाहनों का चालान किया गया, साथ ही 4 गाड़ियां भी सीज कर दी गई हैं। इसके साथ ही बर्क के खिलाफ पहले संभल हिंसा को लेकर FIR दर्ज हो ही चुकी है और उसके बाद में स्कॉर्पियो से कुचलने का आरोप भी उन पर लग चुका है। हालांकि ये मामला 6 महीने पुराना है और 6 महीने पुराने इस सड़क हादसे की अब दोबारा से जांच की जा रही है। बर्क की गाड़ी से युवक की मौत हुई थी। ये पूरा मामला जून का था और अब दोबारा सामने आया है। फिलहाल बर्क के खिलाफ दोबारा जांच की मांग की जा रही है पीड़ित की तरफ से। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़े, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं ताजा अपडेट के लिए। विकास, संभल हिंसा के बाद में अब लगातार यूपी पुलिस जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। कार्रवाइयां लगातार वहां पर की जा रही हैं और फिलहाल बीते कल 13 घरों पर पुलिस ने दबिश दी, तलाशी अभियान चलाया गया और कई संदिग्ध सामान भी बरामद किए। बिल्कुल, इन 13 घरों में जब तलाशी अभियान किया गया, उनमें से 2 असलहे और खास कारतूस और साथ साथ 93 पुड़िया स्मैक की बरामद की गई हैं
आपको बताना चाहूंगा कि यह दीपा सराय का यह वह इलाका है जहां पर एक समय था पिछली सरकारों में पुलिस भी जाने से कतराती थी। अब वहां पर यह कार्रवाई की गई है। निश्चित रूप से इस जांच को अंजाम तक ले जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। 39 लोगों की अब तक गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस मामले में 24 तारीख को जो घटना हुई थी, बवाल हुआ था, इसके बाद जब वहां पर सर्च ऑपरेशन किया गया, इसके साथ साथ जब वहां पर फॉरेंसिक टीम पहुंचती है और वहां पर जो कारतूस, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि पाकिस्तानी कारतूस मिलता है, वहां पर अमेरिका का बना कारतूस मिलता है। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी। कौन है वह गुनहगार, कौन है वो जिम्मेदार? यह दीपा सराय का इलाका इतना संदिग्ध रहा है कि आम लोग अब काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि इस मामले पर अब वहां पुलिस जाकर कार्रवाई कर रही है, जहां पुलिस भी जाने से घबराती थी। यहाँ पर आसिम उमर यही का रहने वाला था, जो अलकायदा का एशिया हेड था, जो अमेरिकी ऑपरेशन में मारा गया था। तो निश्चित रूप से यहाँ के तार कभी दुबई से जुड़े रहे, कभी अंडरवर्ल्ड से जुड़े रहे। यहाँ पर एनआईए भी कई बार आके पूछताछ कर चुका है। तो उन लोगों को भी खंगाला जा रहा है, उन लोगों की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। जो लोग संदिग्ध थे उस दिन 24 तारीख को, उन लोगों की क्या लोकेशन है, इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि उनको जरूरत पड़ेगी वो एनआईए की भी मदद लेंगे। जो कारतूस मिले थे उन्हें बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास भेज दिया गया है। जो वहां पर होटल्स हैं, जो वहां पर गेस्ट हाउस है, उनकी तलाशी की जा रही है कि कौन वो बाहरी लोग आए हुए हैं। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर पुलिस की तरफ से तलाशी अभियान तो चलाया ही गया, लेकिन ये जांच अभी यहाँ नहीं रुकेगी। जांच अभी और ज्यादा पुलिस की तरफ से तेज की जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थी आज की 3 प्रमुख खबरें जिन्हें हमने न्यूज पंच के जरिए आप सभी तक पहुंचाया। लेकिन न्यूज पंच का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस वक्त इतना ही, लेकिन इसके साथ ही इस वादे के साथ आपसे विदा लेंगे कि 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।